आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है डेप्रिसिएशन। चलिए पहले मैं डेप्रिसिएशन का आपको मीनिंग बताता हूं। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन in the value of fixed assets. Reduction in the value of fixed assets. बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा बच्चे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बस इतना बताइएगा। मान लीजिए आपने आपकी फैमिली में आप लोगों ने एक वॉशिंग मशीन परचेज की थी, तो वॉशिंग मशीन आपको सिर्फ एक ही साल में उसका बेनिफिट मिलता है या कई सालों तक उसका बेनिफिट मिलता है? हाँ जी, कई सालों तक। तो वॉशिंग मशीन, अगर आप वॉशिंग मशीन पर एक तरीके से एक बार अगर पैसा खर्च कर देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मल्टीपल ईयर्स में मिल सकता है। तो मैं अगर आपके घर के पर्पज से बोलूं तो आपके घर के पर्पज से वो एक तरीके से फिक्स्ड एसेट ही है आप लोगों का। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, और फर्नीचर, बहुत सी चीजें जो आपने घर के लिए परचेज की हैं अपने, वो अगर आपने एक बार उन चीजों पे पैसे खर्च कर दिए तो वो काफी सालों तक आपके घर पर इस्तेमाल हो रही है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर योर हाउस। वैसे तो हम फिक्स्ड एसेट्स को बिजनेस के रिलेशन में पढ़ते हैं, लेकिन अगर इन चीजों को मैं आपके घर से रिलेटेड जोड़कर बताऊं तो ये सारी चीजें आपके घर के लिए, आपके लिए एक तरह का फिक्स्ड एसेट ही माने जाते हैं। बताइए हाँ या ना? बताइएगा। यस सर। अब मुझे बस इन सब में एक चीज आप लोगों से सवाल पूछना है कि चाहे वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, फर्नीचर है या आपकी कार है, ये सारी चीजों में एक चीज कॉमन है। जब आपने इनको परचेज किया था उस वक्त जो इनकी वैल्यू थी और जो आज के टाइम पर अगर आप इनकी वैल्यू को देखते हैं तो मुझे बताइए क्या वैल्यू इनकी अब तक उतनी ही है जितनी आपने परचेज करते टाइम थी, या आज इनकी वैल्यू गिर गई है? गिर गई है। गिर गई। ये जितने भी आपके घर के फिक्स्ड एसेट थे सबकी वैल्यू में रिडक्शन आ चुका है, सबकी वैल्यू गिर गई। हर किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है बेटा टाइम के साथ साथ, और जब भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है उसी को क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन कहा जाता है। आप मुझे बताइए, आपको मेरी बात समझ आती है नहीं आती? बेटा इसी तरह से बिजनेस भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदता है अपने बिजनेसेस के लिए। जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जाती है प्रोडक्शन के लिए, फर्नीचर खरीदा जाता है ऑफिस पर्पस के लिए, एयर कंडीशन, कार, बहुत सारे फिक्स्ड एसेट बिजनेस में भी परचेज होते हैं। और फिक्स्ड एसेट में अगर बिजनेस परचेज होते हैं तो उनकी वैल्यू भी टाइम के साथ रिड्यूस होती ही होती है, ड्यू टू सेवरल रीजंस। कई रीजंस की वजह से उनकी वैल्यू रिड्यूस होती है। अब रीजन कोई भी हो, अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में किसी भी तरीके का अगर रिडक्शन आ रहा है तो उसी रिडक्शन को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। बताइए, आप सबको मेरी बात क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो डेप्रिसिएशन को हमने कैसे डिफाइन किया कि डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। बताइए, क्लियर होती है बात आप लोगों को बेटा? हाँ जी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए और आगे बढ़ते हैं। सर डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो गिरावट है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो घिसावट है, उसको डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन को लगने के रीजंस क्या होते हैं? रीजंस फॉर
डेप्रिसिएशन। अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन लग रहा है तो उसका क्या रीजन है, क्यों डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है, क्यों डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू पे। तो बेटा देखो, सबसे पहला रीजन है वियर एंड टियर। देखो, आप वियर एंड टियर कहते हैं टूट फूट को, समझ आई बात ही नहीं, वियर एंड टियर कहते हैं टूट फूट को। जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो हर फिक्स्ड एसेट आपका एक ना एक दिन टूटता फूटता जरूर है। नॉर्मल टूट फूट जरूर होती है क्योंकि आप फिक्स्ड एसेट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर आप उस फिक्स्ड एसेट को यूज करेंगे तो भैया देखो नॉर्मल वियर एंड टियर तो होगा ही। समझ आती है बात या नहीं आती। और उस नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से आपके एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। बताइए बात समझ आती है नहीं आती। पहला रीजन क्लियर है भाई आप लोगों को। हाँ जी भाई, आप लोगों के पास आपका मोबाइल फोन है, आप मुझे बताइए किसी के मोबाइल फोन पर थोड़ा बहुत स्क्रैच लगा हुआ होगा, किसी का साइड से टूटा हुआ होगा, है ना, छोटा मोटा छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर होता रहता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, ये जब आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो ये नॉर्मल वियर एंड टियर आते हैं। और ये नॉर्मल वियर एंड टियर क्या करते हैं भाई, आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। बताइए सिंपल होती है बात या नहीं होती। यस सर। हरकिरत बेटा एक बात बताऊंगी, हाँ जी सर। मैं एक मोबाइल फोन परचेज करके लेकर आया था पिछले साल, और मैंने पूरे साल उस मोबाइल फोन को ज्यादा यूज नहीं किया, एक साल का पीरियड निपट गया। वो अच्छा सर। मोबाइल फोन मैंने जब एक साल पहले परचेज किया था उसकी वैल्यू थी 50,000 की। क्या आज के दिन पर तू मुझसे उस मोबाइल को 50,000 में परचेज कर लेगा? नो सर। नहीं करेगा। क्यों? यूज तो मैंने ज्यादा किया सर नहीं। सर क्योंकि वो मॉडल पुराना हो चुका है, अब नया मॉडल आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया देखो सर, आपके ना प्रोडक्ट को टाइम हो गया, और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो टाइम के साथ साथ चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। इसे कहते हैं एफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम का बीतना। आप कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, आप कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घटने के पीछे एक और रीजन होता है कि टाइम के साथ साथ चीजें पुरानी हो जाती हैं। और जब चीजें पुरानी हो जाती हैं, टाइम बीत जाता है, एफ्लक्स हो जाता है टाइम का, तो आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होना लाजमी बात है। बताइए समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ जी, Yes, sir. is this clear to everyone? हाँ, क्या लिखा है मैंने, जरा पढ़िए पहले। पढ़िए पहले से क्या लिखा है। हाँ जी, क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। क्या है भाई? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। सर ये टर्म तो पहले बड़ी मुश्किल सी लग रही है। चलो मैं इस टर्म का पहले मतलब समझाता हूं और फिर बाद में आपको यह बताता हूं इसकी वजह से डेप्रिसिएशन क्यों लगता है। देखो ये जो ऑब्सोलेसेंस वर्ड है ना, ये बना है वर्ड ऑब्सोलीट से। किससे बना है? ऑब्सोलीट से। ऑब्सोलेसेंस वर्ड बना है ऑब्सोलीट से। सर हमें तो ऑब्सोलीट का मतलब भी नहीं पता, जिससे ये बना है हमें तो उसका मतलब भी नहीं पता, हम ऑब्सोलेसेंस को कैसे समझेंगे? तो मैं बताता हूं ना, ऑब्सोलीट वर्ड का मतलब होता है आउटडेटेड। ये तो पता होगा। हाँ जी, बताइए मुझे। यस सर। ये तो पता होगा आउटडेटेड। बच्चे देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपने कोई एक गैजेट परचेज किया, 2 साल बाद जो टेक्नोलॉजी इस गैजेट में थी उससे बेहतर टेक्नोलॉजी
उसी दामों पे मार्केट में 2 साल बाद अवेलेबल होंगी। बताइए हाँ या ना। हाँ जी, जो टेक्नोलॉजी इस गैजेट में 2 साल पहले थी, 2 साल के बाद उससे बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में 2 साल बाद अवेलेबल होगी, सेम उसी दाम के अंदर। बताइए हाँ या ना। हाँ जी बच्चे। यस सर। तो इसका मतलब जो ये टेक्नोलॉजी 2 साल पहले थी, आज के टाइम पर वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, आउटडेट हो गई है। और इसी ऑब्सोलेसेंस की वजह से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आ जाएगा। बताइए हाँ या नहीं। यस सर। बात क्लियर होती है नहीं होती बच्चे, बताइए मुझे। जी सर। आपको रीजन समझ में आ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज होता है? बताइएगा। हाँ जी। यस सर। चलिए, पहला मैंने क्या कहा, नॉर्मल वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक और आप लिख लीजिए, नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेजेस। देखो भाई, अक्सर ऐसा होता है, देखो आपने अगर कोई फोन परचेज किया है, तो वो फोन बताइए मुझे कितने दिन होंगे कि कम से कम आपके हाथ से नहीं गिरेगा। भाई मैंने फोन परचेज किया है, पिछले 2 महीने में 3-4 बार मेरे हाथ से गिर गया। बताओ, उस गिरने की वजह से थोड़ी बहुत नुकसान तो होता ही है, नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेजेस तो होते ही हैं। बताइए हाँ या ना, फटाफट से बताइए। जी सर, होते ही नहीं होते। और उन एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से वो जो नॉर्मली हर फिक्स्ड एसेट के साथ होने ही होने हैं, वो नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेजेस आपके फिक्स्ड एसेट में थोड़ी बहुत खराबी पैदा करते हैं, और जिसकी वजह से आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। बताइए आपको ये चारों रीजन क्लियर होते हैं या नहीं होते? यस सर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो नो सर। सर। तो बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। और ये रिडक्शन होने के रीजन क्या है? पहला रीजन है नॉर्मल वियर एंड टियर, एफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम का बीत जाना, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, और चौथा क्या है? नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेजेस। लिख लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया इसे? नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। जी सर, कर लिया। यस सर, कर लिया। देखो बच्चे, इस बात को समझिए जो मैं आप समझाने जा रहा हूं। फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू रिड्यूस होती है, उसके 2 रीजन होते हैं। एक होता है डेप्रिसिएशन, और एक होता है इम्पेयरमेंट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस होने के 2 रीजन होते हैं, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है हैवी लॉस, या फिर उसे आप कह सकते हैं कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल है भाई। देखो, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, नॉर्मल वियर एंड टियर तो होगी। आपने अगर कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया है तो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू गिरेगी ही। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया है तो भैया देखो, एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर कोई बेहतर टेक्नोलॉजी आज के बाद आ ही जाएगी। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया है तो भाई देखो, नॉर्मल है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेजेस तो होते ही रहते हैं। लेकिन फिक्स्ड एसेट जब डेप्रिसिएशन की वजह से रिड्यूस होता है ना, तो एक लिमिटेड अमाउंट रिड्यूस होती है, एक लिमिटेड अमाउंट रिड्यूस होती है। जैसे मान लीजिए फिक्स्ड एसेट 1 लाख का था, और डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू गिर गई, एक लिमिटेड अमाउंट घटेगी, 10% से वैल्यू घट जाएगी, 20% से वैल्यू घट जाएगी, एक लिमिटेड अमाउंट की वैल्यू घटेगी।
लेकिन जब इंपेयरमेंट की वजह से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घटती है तो ऐसे घटती है, सीधा 90% गिर गई, 80% गिर गई, 70% गिर गई, यानी बहुत ज्यादा गिर जाती है एकदम से। और इसी हैवी लॉस और इसी कैपिटल लॉस को हम कहते हैं इंपेयरमेंट। सर आपने बताया कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस होने का रीजन डेप्रिसिएशन होता है, तो उस डेप्रिसिएशन के कई रीजन, लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस इंपेयरमेंट की वजह से हो रही है, यानी इतना ज्यादा हैवी लॉस हो रहा है, तो इंपेयरमेंट के क्या रीजन हो सकते हैं? तो आप यहां लिखेंगे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यहां पर मैंने लिखा था एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यानी मार्केट में टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट तो होगी, ये बात मुझे पहले से ही मालूम है, एक्सपेक्टेड है। जो टेक्नोलॉजी मैं आज दे रहा हूं 2 साल बाद वो टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, मैं जानता हूं, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 2 साल क्या, मुश्किल से 6 ही महीने लगेंगे और मेरी टेक्नोलॉजी बिल्कुल कूड़ा हो जाएगी। मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि कोई मेरी टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं करना चाहेगा। जो फिक्स्ड एसेट जिस टेक्नोलॉजी का मैं परचेज करके बैठा हूं, उस टेक्नोलॉजी को कोई यूज ही नहीं करना चाहेगा। मार्केट में एकदम से इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इतने कम दामों पर आ जाएगी कि मुझे उसका अंदाजा ही नहीं था कि मेरा फिक्स्ड एसेट कूड़े के दाव हो जाएगा। इसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, और उसकी वजह से जो आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, उसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे इंपेयरमेंट। बात समझ आती है या नहीं आती? हाँ जी, यस सर। Yes, sir. मेजर एक्सीडेंटल डैमेज, यहां मैंने क्या लिखवाया? नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेजेस, ये है मेजर एक्सीडेंटल डैमेज। डैमेज ऐसा हुआ, भाई देखो गाड़ी है, गाड़ी परचेज की है मैंने, गाड़ी थोड़ी सी कहीं पर ठुकेगी, थोड़ा बहुत उसके ऊपर स्क्रैच आएगा, कभी बम्पर पे थोड़ा सा कुछ होगा, डेंट होगा, मैं उस डेंट को निकलवा लूंगा। तो देखो नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेज गाड़ी के साथ है, मुझे मालूम है, समझ आती है बात या नहीं आती? लेकिन कोई मेरी गाड़ी को ऐसे ठोक कर गया कि इंजन कहीं पड़ा हुआ है, टायर कहीं पड़ा हुआ है, बोनेट कहीं और पड़ा हुआ है, तो ऐसे एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से गाड़ी की वैल्यू 10-20% नहीं घटेगी भाई, गाड़ी की वैल्यू घट घटाकर मेरी मुश्किल से 10-20% रह जाएगी। और जब इतनी ज्यादा वैल्यू रिड्यूस होगी तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, उसे इंपेयरमेंट कहेंगे। समझ में आती है बात या नहीं आती? Yes, sir. ये सारी हाई लेवल की बातें हैं बच्चे, 11वीं क्लास में इनका जिक्र नहीं होता। लेकिन असल में मुद्दा यहां पर यह है कि ऑब्सोलेसेंस के आगे मैंने एक्सपेक्टेड क्यों लगाया और एक्सीडेंटल के आगे मैंने नॉर्मल वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि अगर ये एक्सपेक्टेड की जगह अनएक्सपेक्टेड होता तो जो वैल्यू रिड्यूस होती वो डेप्रिसिएशन नहीं इंपेयरमेंट बनती, और एक्सीडेंटल डैमेज के आगे अगर नॉर्मल वर्ड नहीं लिखा होता, मेजर लिखा होता, तो वो वैल्यू जो रिड्यूस होती वो डेप्रिसिएशन नहीं इंपेयरमेंट होती। इस एक्सपेक्टेड और नॉर्मल को एक्सप्लेन करने के लिए तरीके से मुझे ये बात आपको समझानी पड़ेगी। बात समझ आती है नहीं आती? यस सर। और जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन है, इंपेयरमेंट नहीं। तो आप जो अकाउंटिंग सीखेंगे वो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग होगी। बताइए मुझे, आपको मेरी बात क्लियर हो जाती है बच्चे? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो हमने यहां पर क्या सीखा कि डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, और डेप्रिसिएशन चार्ज होने के मैंने आपको कुछ रीजंस भी बता दिए। बताइए आपको मेरी बात क्लियर होती है नहीं होती? यस सर। देखो बेटा, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड पढ़ेंगे, 2 मेथड। एक मेथड को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड,
या फिर इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और डेप्रीसिएशन का दूसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन चार्ज करने का, उसे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सॉरी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रीसिएशन लगाने के दो मेथड आप पढ़ने जा रहे हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक उसी को दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और जो डेप्रीसिएशन का दूसरा मेथड आप पढ़ेंगे वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और उसी का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है बेटा, चलिए ये नाम लिख लीजिए आप पहले और हेडिंग लिख लीजिएगा मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं। देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। मिस्टर एक्स परचेज a machinery of rupees 5 lakhs. It has useful life of 10 years. Calculate the annual depreciation. And rate of depreciation. हाँ जी बच्चे, मेरा आपसे एक जनरल सा सवाल है, मैं सॉल्व बाद में करूंगा इसे, मुझे बस इतना बताइए कि मिस्टर एक्स ने एक मशीनरी परचेज की है 5 लाख रुपए में, और ये मशीनरी की यूजफुल लाइफ यानी ये मशीनरी आपको 10 साल काम करके देगी, 10 साल तक आपको बेनिफिट देगी। मुझे ये बताइए हर साल इस मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? 10 सालों तक फायदा मिलेगा आपको? 5,000। 5,000। फिर 50,000। 50,000 नहीं होगा? 50,000 पर ईयर। भाई देखो मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू को मुझे हर साल घटाना है, हर साल घटाना है। मुझे एक बात बताओ, कोई मशीनरी मुझको 10 सालों तक फायदा दे रही है, तो मुझे उस 5 लाख की कॉस्ट को 10 हिस्सों में तोड़ देना चाहिए, नहीं तोड़ देना चाहिए? हर साल के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। क्योंकि इस मशीनरी का फायदा मुझे 10 सालों तक मिलेगा, तो मैं कहूंगा भाई हर साल का खर्चा, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। बताओ जी, बात समझ आती है नहीं आती? हाँ जी,
Yes, sir. जी सर। Yes, sir. यानी आपने मशीनरी की कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दिया? यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दिया। कॉस्ट को कितने से डिवाइड कर दिया? यूजफुल लाइफ से। क्योंकि ये 5 लाख का खर्चा आपने 10 सालों के लिए किया है, ये 5 लाख का खर्चा आपने 10 सालों के लिए किया है, तो हर साल कितना खर्चा माना जाएगा? 50,000 का खर्चा माना जाएगा। बताओ समझ में आती है बात, ये नहीं आती? हाँ जी। जी सर। अब मुझसे कोई पूछे सर आपने डेप्रीसिएशन का अमाउंट तो बता दिया, डेप्रीसिएशन का अमाउंट तो बता दिया, बस अब ये और बता दीजिए कि ये जो डेप्रीसिएशन आपने निकाला है 50,000, इस 50,000 को निकालने का रेट क्या है, यानी कितना % आप वैल्यू को घटा रहे हैं। तो मैं कहूंगा देखो भाई, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना है ना, तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन एक तरीके से निकलता है, आप क्या करें, जितना डेप्रीसिएशन आपने लगाया है उसे रखें न्यूमरेटर में, और जिस अमाउंट पे आपने डेप्रीसिएशन लगाया है उसे रखें आप डिनोमिनेटर में, इनटू कर दें 100। अब बताइए मुझे कितना % आया? 10%। 10% डेप्रीसिएशन लगाया आपने। भाई जितना डेप्रीसिएशन लगाया वो रख दिया न्यूमरेटर में, और जिस अमाउंट पे डेप्रीसिएशन लगाया उसे रख दिया डिनोमिनेटर में। तो आप बताइए कितना डेप्रीसिएशन का रेट आ गया? 10% का आ गया। बताओ मेरे बच्चों, जब आप लोगों के मार्क्स आया करते थे तो आप परसेंटेज कैसे निकालते थे? भाई 50 में से किसी बंदे के 10 नंबर आए हैं, तो आप जितने नंबर आए हैं उसे ऊपर रखते हैं, और जिसमें से आए हैं उसे नीचे रखते हैं। ऐसे ये 50,000 कहां से आया है? 5 लाख से ही तो आया है। ये जो 50,000 आपको घटाना है 5 लाख से ही तो घटाना है। 50,000 वो अमाउंट है जितनी वैल्यू आपको घटानी है, और किस में से घटानी है? टोटल 5 लाख में से घटानी है। तो आपका जो परसेंटेज का अमाउंट है, जो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है, वो ऐसे ही तो निकलेगा। बताइए मेरी बात समझ आती है नहीं आती? यस सर, आ गई। ठीक है, जल्दी से फटाफट से नोट करिए। या फिर मैं कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरा एग्जांपल कराना चाहता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में नोट कर लेना फटाफट से। एग्जाम्पल 2, Mr. Y purchased a machinery of rupees 10 lakhs. Its useful life is 10 years and salvage value is rupees 2 lakhs. Calculate the annual depreciation. And rate of depreciation. चलिए सॉल्यूशन बाद में करेंगे, पहले चीजों को समझते हैं। भाई मशीनरी मैंने परचेज की है 10 लाख रुपए, और मशीनरी की जो यूजफुल लाइफ है वो है 10 साल। मशीनरी आपको कितने सालों तक फायदा देगी बेटा? हाँ जी फटाफट बताइए। 10 साल। तो आपके हिसाब से हर साल कितना खर्चा मशीनरी में से घटा देना चाहिए? हाँ जी बताइएगा जरा। सर 1 लाख। 1 लाख घटा देना चाहिए, क्योंकि भाई 10 लाख की मशीनरी है, और 10 लाख की मशीनरी आपको 10 सालों तक फायदा देगी। तो आपने ये जो 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, ये हर एक साल के लिए 1 लाख बनता है वैसे तो, लेकिन आपको एक नई इंफॉर्मेशन गिवन है इस बार, और वो है सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू किसे कहते हैं सर? ये क्या चीज होती है? देखो सैल्वेज वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़। जब 10 साल बाद आपकी ये मशीनरी यूज होने के बाद, जब आप इसे पूरा चूस लेंगे, पूरा इस्तेमाल कर लेंगे, तब भी वो मशीनरी कबाड़ में बिक जाएगी, और उसकी वैल्यू 2 लाख है। उस कबाड़ की वैल्यू भी 2 लाख है।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये मशीनरी जो आपने 10 लाख की खरीदी है, 10 लाख की खरीदने के बावजूद भी इसको साल मतलब सारा मशीनरी पूरी यूजफुल हो लाइफ खत्म हो जाने के बाद भी 2 लाख में बिक जाएगी। तो इसका मतलब आपके लिए टोटल खर्चा 10 लाख बना है या 8 लाख बना है? 8 लाख। 8 लाख बना है। तो हर साल डेप्रीसिएशन आप 10 लाख को अपना नुकसान मान, अब 10 लाख को अपना एक्सपेंडिचर मानोगे, 8 लाख को अपना एक्सपेंडिचर मानोगे? हाँ जी, हाँ जी। आपकी वैल्यू अगर टोटल में घटेगी, अगर आपकी वैल्यू टोटल में घटेगी तो 10 लाख तक घटेगी या 8 लाख तक घटेगी? हाँ जी, 8 लाख। सिर्फ 8 लाख तक घटेगी। और जो 8 लाख तक घटेगी उसे हर साल कितने कितने से घटाओगे? 80,000 से। 80,000 पर ईयर। समझ में आती है बात या नहीं आती? हाँ जी। जी सर। तो बेटा मैं यस आपसे सर। कहूं सर, डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या बना? डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या बना? डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला बना कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। समझे कि नहीं समझे? भाई देखो, आप कहोगे कि भाई मेरी वैल्यू मैक्सिमम कितने से घट सकती है, जितना खर्च किया है उसमें से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दो तो मेरी वैल्यू उतने से घट सकती है। अब उस वैल्यू जिसे घटानी है कितने सालों में घटानी है, जितने सालों में घटानी है उससे डिवाइड कर दो। 10 लाख रुपए में आपने एसेट खरीदा, 2 लाख में ये बिक जाएगा तो आपकी वैल्यू कितने तक घट सकती है? टोटल 8 लाख तक घट सकती है। तो 8 लाख तक एक ही साल में तो घटानी नहीं है, 10 सालों में घटानी है। और 10 सालों में कितने कितने से घटाओगे हर साल? 80,000 से घटाओगे हर साल। समझ आती है बात या नहीं आती? जी सर। हाँ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा सर? सर जितना मैंने डेप्रिसिएशन लगाया है वो डिवाइड कर दूंगा मैं कॉस्ट ऑफ एसेट से इनटू में 100। डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं मैं 80,000 और एसेट की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। इनटू कर दूंगा 100, जो आंसर आएगा। सर राहुल सर कह रहे हैं जल्दी क्लास कर दो, मेरी आगे कंटिन्यू क्लासेस हैं। ठीक है। सर पीछे वाला पेज दिखा देना 1 मिनट।